कनेक्ट कर पाऊंगी अपने माइक्रो प्रोसेसर से, विच इज नॉट इन यूज। क्या क्या ही फायदा उसका, एक मेमोरी को अटैच करने से क्या ही फायदा। तो आई नीड डिकोडर्स, I need decoders to connect more than one memory device to the microprocessors, and I also need decoders to fix that mismatch between the address pins of microprocessor and the memory device. Okay, so this is what is address decoding. Okay, so अब इसको एक बार read मार लेते हैं. In order to attach a memory device to the microprocessor, it is necessary to decode the address sent from microprocessor, because microprocessor will send the address of 20 bit, and your device, your memory device, is only capable of taking 11 pins address. So that mismatch has to be fixed, and that mismatch is being fixed through address decoders. Okay, so decoding makes the memory function at a unique section of partition of the memory map. Without an address decoder, only one memory device can be connected to a microprocessor, which would make it virtually useless. Okay, so I have given you, I gave you two uses of memory decoders. One, to fix that mismatch of address pins between the microprocessor and the memory device, and second, to connect more than one memory device to a microprocessor. Okay, for these two things your decoders use. Okay, so first, age rated has, अब सपोज हमारा 8088 से एग्जांपल लेते हैं. 8088 में 20 एड्रेस कनेक्शंस होते हैं, और हम अगर उसमें 2716 ईपीरोम कनेक्ट करना चाहें तो उसमें 11 कनेक्शंस होते हैं. ठीक है, 11 एड्रेस कनेक्शन होते हैं. तो उसका क्या मतलब है कि 8088 विल सेंड आउट अ डेटा, सेंड आउट अ 20 बिट मेमोरी एड्रेस जब भी वो डीडीआर राइट करेगा मेमोरी से. लेकिन जो हमारा 2716 होगा, दैट विल ओनली बी एबल टू टेक 11 एड्रेस पिन. ठीक है, तो दैट मिसमैच नीड्स टू बी करेक्टेड. तो पहला हम यूज देखेंगे कि मिसमैच कैसे कनेक्ट होता है, करेक्ट होता है. तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला डिकोडर होता है सिंपल नैंड गेट डिकोडर. ठीक है, एक नैंड गेट लगा देते हैं, और जो हमारी रिमेनिंग पिन्स होती है उसको नैंड गेट के थ्रू इनपुट देके, और उस नैंड गेट के आउटपुट को मेमोरी से अटैच कर देते हैं. ठीक है, एक पिक्चर सी बनी है दिमाग में कि देखो, जो आपका नैंड गेट है, इट इज बिटवीन योर माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी. ओके, अब मेमोरी, अब एक सेकंड, क्या हुआ है साइड में, इसको बंद होने दो. देखो, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है और एक तरफ मेमोरी डिवाइस है. ओके, बीच में आपका नैंड गेट है. अब क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर के पास 20 एड्रेस पिन्स है, आपके ईपीरोम के पास 11 एड्रेस पिन्स है. ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर की 11 और ईपीरोम की 11, माइक्रो प्रोसेसर की फर्स्ट 11 और ईपीरोम की ऑल 11 तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो आपकी रिमेनिंग माइक्रो प्रोसेसर की बचेंगी, दे विल बी गिवन एज इनपुट टू द नैंड गेट. नैंड गेट के इनपुट में दिया जाएगा और उसके आउटपुट को कनेक्ट कर दिया जाएगा आपके ईपीरोम से. ठीक है, सो अब जो है आपका जो रिमेनिंग पिन्स है, दैट आर आल्सो बीइंग हैंडल्ड यूजिंग द नैंड गेट डिकोडर. ओके, इसकी कुछ शक्ल इस तरीके से दिखती है. दिस इज योर ईपीरोम, ये आपकी 2716 ईपीरोम है. ठीक है, A0 से A10 जो A0 से A10 जो आपकी एड्रेस पिन है, ये माइक्रो प्रोसेसर से आ रहा है, इस तरफ वाला डेटा ये डायरेक्ट कनेक्टेड है. ओके, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है. बाकी का जो डेटा, बाकी की जो पिन्स है, दे आर कनेक्टेड टू अ नैंड गेट. नैंड गेट से इनपुट पिन्स में कनेक्टेड है, और नैंड गेट का आउटपुट जो है आपके मेमोरी से कनेक्टेड है. ठीक है, सो दिस इज हाउ अ नैंड गेट हेल्प्स टू फिक्स दैट मिसमैच ऑफ पिन्स. ओके, सो अब देखो, अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ लीक चली जाती हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालना दिमाग पे. एक चीज़ समझने की कोशिश करना, अगर समझ सकते हो तो, कि मेमोरी कैसे काम कैसे करती है. ओह एग्जाम, WBD की क्लास दिमाग में आ रही है. देखो, जैसे आपकी ना ये है, ये होता है आपका मेमोरी मैप. ठीक है, सपोज ये 1 MB का आपका मेमोरी मैप है. ठीक है, आपकी ईपीरोम क्या है, ईपीरोम का साइज क्या है, 2048. तो ये वाली जो मेमोरी है, ये किसी पर्टिकुलर 2048 सेक्शन के लिए ही काम करेगी. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करेगी. आपको रिमेनिंग सेक्शन के लिए बाकी मेमोरीज चाहिए होंगी. ठीक है, सो दिस one memory, one EPROM of 2048 size will work only for particular section of your
मेमोरी मैप इन योर माइक्रो प्रोसेसर, आपके माइक्रो प्रोसेसर में एक मैप है जिसको आप जो 1 MB का है, ठीक है? उस 1 MB के मैप में आप इस वाली ईपीरोम को कहीं भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है? इस 2048 सेक्शन में कर सकते हो या इस 2048 सेक्शन में करते हो, वो आपकी जो आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर डिजाइनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को किस एड्रेस पर डिजाइन करना है या इस पर्टिकुलर मेमोरी डिवाइस को किस एड्रेस पर डिजाइन करना है, ओके? लेकिन आपका जो एक मेमोरी है वो सारी मेमोरी की नीड जो है वो फुलफिल नहीं करती, तो यू नीड टू हैव अदर मेमोरी डिवाइसेस आल्सो, ओके? सो अब क्या होता है कि आपका जो नैंड गेट होता है इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू यूज। जो नैंड गेट होता है इट इज एक्सपेंसिव क्योंकि आप जितने ईपीरोम लगाओगे ना आपको उतने ही नैंड गेट चाहिए होंगे, तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। दैट्स व्हाई योर नैंड गेट्स आर नॉट यूज्ड फ्रिक्वेंटली। दैट्स व्हाई हम नैंड गेट वाला आइडिया जो है उसको ड्रॉप कर देते हैं। नैंड गेट्स आर नॉट यूज्ड एज ऑफन एज अदर डिकोडर्स, ओके? सो अदर डिकोडर्स में हमारे पास कौन से आते हैं? 3 to 8 लाइन डिकोडर्स, ठीक है? जो देखो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि एड्रेस पिन देखो मैं आपको थोड़ा सा फिर से थोड़ा कंफ्यूज करूंगी। आपको अगर आपको जानना है कि इसकी एड्रेस इसके कनेक्शन को किस तरीके से पता लगाते, मतलब हम कैसे जाने कि ये कौन से वाले एड्रेस, इसकी एड्रेस की रेंज क्या है, इसकी बिगिनिंग और इसकी एंडिंग क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपकी अगर आप डेटा को ले रहे हो ना तो जो आपकी लेफ्ट मोस्ट 9 बिट्स होती हैं वो हमेशा 1 होती हैं और जो राइट मोस्ट बिट होती हैं वो हमेशा आपकी डोंट केयर होती है। इट दे कैन बी 0 और दे कैन बी 1। तो अगर आप देखो कि आपकी लेफ्ट मोस्ट जो है वो 1 है हमेशा, ठीक है? तो अगर आपकी 9 बिट यहाँ पे 1 है और बाकी की आपकी 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो ये 0 और ये 1 से हमें रेंज पता चल जाती है। तो सपोज ये 1 है, अब मैं आपको सब लाइन में दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपका सपोज देखो जो आपकी लेफ्ट मोस्ट है 5 6 7 8 9 वो हमेशा 1 ही होती है, ठीक है? आपकी जो राइट मोस्ट बिट होती है वो कैन बी आइदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आइदर 1, ठीक है? तो इससे हमें हमारी रेंज पता चल जाती है, ठीक है? मतलब हमारी जो पर्टिकुलर एक मेमोरी डिवाइस है वो यहाँ से बिगिन कर रहा होगा और यहाँ से एंड कर रहा होगा, ओके? और इन बिट्स को चेंज कर करके हम डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कभी इसको 0 कर देंगे तो एड्रेस बदल जाएगा, कभी इसको 0 कर देंगे तो एड्रेस बदल जाएगा। दिस सेक्शन विल ऑलवेज बी 0 और 1। राइट मोस्ट वाला हमेशा 0 या 1 रहेगा। ये जो है हम चेंज करते रहेंगे एज पर आर कन्वीनियंस कि हम कहाँ पे अपनी मेमोरी अटैच कर रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये सब हार्डवेयर डिजाइनर्स का काम होता है जो लोग मेमोरी अटैच करते हैं, जो कोड करते हैं इस चीज को लेके। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, सो आई होप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ समझने में, वरना मैं एक बार से फिर से बताती हूँ कि मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी मैप होता है वो 1 एमबी माँगता है, ठीक है? उसको 1 एमबी की मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है? अब मेरा ईपीरोम है, अगर उस समय की बात करें, अभी तो आपकी मेमोरी डिवाइसेज़ बहुत हाई एडवांस हो गए हैं, बहुत बड़े-बड़े साइज़ेज़ के हो गए हैं। बट अगर हम उस समय की बात करें जब हमारे A088 और 8086 और 80188 वर काइंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फैशन में थे, तब हमारी मेमोरीज़ भी छोटी होती थी। 2048 1048, ठीक है? 512 के, 16 के, इस साइज़ेज़ की होती थी। तो क्या होता था कि एक 1 एमबी को फुलफिल करने के लिए हमें एक से ज़्यादा मेमोरी डिवाइसेज़ की ज़रूरत होती थी। तो सबसे पहले हमारे पास अड़चन क्या आती थी एड्रेस पिन्स की। तो एड्रेस पिन्स भई हमारा माइक्रो प्रोसेसर तो एक बार में 20 पिन्स का एड्रेस भेजता है और मेरा मेमोरी जो है वो एक बार में 11 एड्रेस एक इन 11 पिन्स को ही हैंडल कर सकती है। तो सबसे पहले ये मिसमैच खत्म करना था। तो ये मिसमैच खत्म करने के लिए हमने जो फैसिलिटी हमारे पास थी वो थी डिकोडिंग, एड्रेस डिकोडिंग। अब एड्रेस डिकोडिंग के लिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आया नैंड डिकोडर। हम नैंड डिकोडर की बात करते हैं तो नैंड डिकोडर में जो रिमेनिंग पिन्स होती है हम उसको इनपुट की तरह पास करते हैं और नैंड डिकोडर का आउटपुट जो होता है कनेक्टेड होता है हमारे ईपीरोम से और वो उसको रिमेनिंग पिन्स की
स्टेटस बता देता है। जब बात आती है रेंज जानने की कि हमारा ये पर्टिकुलर ईपीरोम किस रेंज पे होगा, तो उस केस में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है? लेफ्ट मोस्ट बिट को कंडीशन स्टेटस को चेंज कर करके हमारी राइट मोस्ट बिट जो है वो हमेशा 0 या 1 रहती है। 0 उनका बिगिनिंग एड्रेस बताता है, 1 हमारी मेमोरी का एंडिंग एड्रेस बताता है, ओके? अब हमारा एक मेमोरी से तो काम नहीं चलेगा, 204 के बाइट से तो हमारा काम नहीं चलेगा, वी नीड मोर ईपीरोम्स। सो जब हम नैंड गेट की बात करते हैं तो ईपीरोम जो है इतना कन्वीनियंट नहीं होता, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड ईच मेमोरी नीड्स टू हैव इट्स ओन नैंड गेट। सो हर मेमोरी को, अगर 2048 की बात करें तो हमें कितने सारे 2048 चाहिए होंगे और उसमें हमें हर के लिए नैंड गेट चाहिए होगा, तो इट बिकम्स कम्बरसम एंड वेरी एक्सपेंसिव, सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है। तो इसलिए हम नैंड गेट वाले आइडिया को नॉर्मली ड्रॉप करके रखते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है 3 टू 8 लाइन डिकोडर। अब इसमें 3 टू 8 लाइन डिकोडर में देखो क्या होता है, दिस इज योर डिकोडर, ठीक है? दीज आर 3 एड्रेस पिंस, ये उसकी कंट्रोल पिंस है और ये होती है उसकी आउटपुट पिंस। ये आउटपुट पिंस जो है ये कनेक्टेड होती है डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस से, ओके? और आपकी ये वाली पिंस जो कनेक्टेड होती है, ये पिंस कनेक्टेड होती है आपके माइक्रो प्रोसेसर से, ठीक है? दिस माइक्रो प्रोसेसर की कैन टेल कि कौन सा रेंज ऑफ मेमोरी, हर मेमोरी देखो यहाँ पे जो 0th मेमोरी है, फर्स्ट मेमोरी है, सेकंड मेमोरी है, ये पर्टिकुलर किसी किसी रेंज के लिए काम कर रही होगी, ठीक है? सपोज ये फर्स्ट 2048 के लिए काम कर रही है, ये सेकंड 2048 साइज के लिए काम कर रही है, थर्ड, ठीक है? तो इन एड्रेस पिंस के थ्रू मेरा माइक्रो प्रोसेसर बताएगा कि उसे किस रेंज पे जाना है, किस रेंज से रीड या राइट करना है, और इसके थ्रू वो कंट्रोल करता है, ठीक है? हमारा जो इसका ट्रुथ डायग्राम होता है, ट्रुथ टेबल होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। हमारा जो ये होना चाहिए 74LS138 को एक्टिव करने के लिए G2A एंड G2B हमेशा 0 होने चाहिए और G1 हमेशा 1 होना चाहिए, बिकॉज़ इट्स एन इन्वर्टेड पिन है ना, इट्स एन एक्टिव लो पिन। तो जब भी ये 001 है और अगर मेरा एबीसी में तीनों 00 हैं, तो यानी मेरा फर्स्ट ईपीरोम जो है वो एक्टिव है, ठीक है? और अगर मेरा एबीसी 001 है, तो यानी मेरा सेकंड ईपीरोम एक्टिव है। इसका डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब इसको एक बार थियरी पढ़ लो, अगर समझ में नहीं आया तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। अब हमारे माइक्रो प्रोसेसर के बीच में, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरीज के बीच में क्या है, देखो, अर्लियर वी हैड अ सिंगल लैंड गेट बिटवीन आवर वन ईपीरोम एंड वन माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे हमारे पास एक 3 to 8 डिकोडर है बिटवीन 8 ईपीरोम एंड वन माइक्रो प्रोसेसर। तो अब यहाँ पे खाली एक डिकोडर से हम 8 मेमोरी कनेक्ट कर पा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है? सो कितना कन्वीनियंट हो गया, है ना? अगर हमें 2 डिकोडर में ही हमारा काम हो सकता है, अगर हम कितना, अगर आप साइज़ कैलकुलेट करके देखो तो 2 या 4 डिकोडर में आपका काम हो जाएगा। और अगर आप नैंड गेट की बात करो तो यू नीड टू हैव सो मेनी नैंड गेट एंड सो मेनी ईपीरोम्स, ठीक है? सो इस केस में दैट्स व्हाई 3 to 8 इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डिकोडर्स, ठीक है? The decoder selects 8K byte blocks of memory for a total capacity of 64K bytes. ये वाली फिगर, इस फिगर की बात कर रहे हैं। दिस फिगर इलस्ट्रेट द एड्रेस रेंज ऑफ ईच मेमोरी डिवाइस एंड द कॉमन कनेक्शन टू द मेमोरी डिवाइसेस। अब देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी एड्रेस रेंज कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है? ये जो इसकी फाइनल एड्रेस रेंज है वो है, ये F00 से स्टार्ट हो रहा है और FFFF पे खत्म हो रहा है, ठीक है? एंड यू कैन सी देयर आर 8 EPROM devices connected to microprocessor using one decoder, okay? So कौन सा मेमोरी डिवाइस एक्टिव होगा वो आपको इन पिन्स के थ्रू पता चलेगा। और आपका खाली ये सारी जो मेमोरी है ये 64 के बाइट्स के लिए है, ठीक है? अब आपके मेमोरी में तो फिर से आपका जो मेमोरी है माइक्रो प्रोसेसर की, अगेन इट्स नॉट ऑफ 64 के बाइट्स ओनली, ठीक है? इट इज ऑफ 1 MB। तो 64 के बाइट्स, तो आपको एक से ज्यादा 8 EPROM डिवाइसेस से ज्यादा चाहिए होंगे, तो यू कैन हैव वन और मोर डिकोडर, बट स्टिल इट इज बेटर देन नैंड डिकोडर, ठीक है? तो यू कैन हैव वन और मोर डिकोडर। तो अब वन और मोर डिकोडर, सपोज अगर आपके 4 डिकोडर्स भी हैं, 4 3 to 8 डिकोडर्स हैं, तो उसमें से भी कोई एक पर्टिकुलर एक्टिव होगा, तो वो पर्टिकुलर एक्टिव होने के लिए ये वाली पिन्स होती हैं, ठीक है? तो जब इसका 0 होगा और इसका G2 भी 0 होगा और G1 1 होगा, तभी ये वाला डिकोडर जो है एक्टिव होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी एबीसी की कौन सी पिन 000 या 001 है, फिर हम उससे पता चलेंगे कि कौन सी रेंज ऑफ मेमोरी डिवाइस पे हमें रीड या राइट करना है। ओके, सो दिस इज हाउ योर 3 to 8 डिकोडर वर्क। किसी को डाउट?
सिंपल कहानी है, मैं ये इतना ज़्यादा डिटेल में तो घुस भी नहीं रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मैं आपको बता भी नहीं रही हूँ, ठीक है? ये जो रीड सिग्नल होता है, दिस इज़ कनेक्टेड टू द माइक्रोप्रोसेसर। ऑल द सिग्नल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर कनेक्टेड टू द माइक्रोप्रोसेसर एंड द राइट हैंड सिग्नल्स ऑफ द डिकोडर आर कनेक्टेड टू द मेमोरी डिवाइसेस, ओके? So obviously it's an win-win situation over the NAND gate decoder because with the help of the single decoder we can connect 8 memory devices to the microprocessor. Okay, ठीक है? This is a 3 to 8 decoder. क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन जो लास्ट टू लास्ट टाइम आया था, आई गेस लास्ट टू लास्ट टाइम, यस, लास्ट टू लास्ट टाइम आया था, वो इसका डायग्राम पूछा था, ये वाला। और इट्स अ वेरी इजी डायग्राम अगर आप देखने की कोशिश करो तो, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अगेन लेट्स, वो यही कहानी बताएगा कि 3 इनपुट नैंड गेट होता है जिसमें एड्रेस बिट्स होती हैं 19 टू 17, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कौन-सा मेमोरी डिवाइस एक्टिव है। और किसी भी पर्टिकुलर डिकोडर को एक्टिव होने के लिए हमारा G2B और G2A शुड बी हाई एंड बाकी के जो G बाकी का बचता है, आपका कौन-सा G1 बचता है, दैट शुड बी 0, वो दैट शुड बी 1, ठीक है? In order to enable this decoder, the first 4 address connection must all be high और 16 और 19 भी हाई होने चाहिए किसी पर्टिकुलर डिकोडर को एक्टिव करने के लिए, उसके 16 टू 19। ठीक है, address input CBA connect to the 13 to 15. The 3 address input determine which output pin goes low and which EPROM is selected whenever 8088 outputs a memory address pin। जो भी आपको मैंने बताया सब कुछ वही है, रीड कर लेना तो आपको समझ आ जाएगा। अब 3 to 8 की तरह ही हमारा होता है 2 to 4 लाइन डिकोडर, ओके? अगर आपको ध्यान हो तो 3 to 8 में क्या हो रहा था, 3 एड्रेस पिन्स की हेल्प से आप 8 मेमोरी डिवाइसेस को सेलेक्ट कर रहे थे एक बार में, ठीक है? अब यहाँ पे उसका थोड़ा-सा छोटा वर्ज़न है, 2 to 4 लाइन में यू हैव 2 पिन्स एट अ टाइम एंड यू कैन सेलेक्ट 4 मेमोरी डिवाइसेस एट अ टाइम। सो अगर वहाँ पे 3 to 8 में अगर एक डिकोडर से 8 हो रही थी, तो यहाँ पे एक डिकोडर से 4 डिवाइसेस हैं। तो थोड़ा-सा कम ही यूज़फुल होता है एज़ कम्पेयर टू योर 3 to 8, बट हाँ, इसके भी कुछ-कुछ यूज़ेस होते हैं, ठीक है? तो इसका का वर्किंग बिल्कुल सेम है, ठीक है? अगर आप देखो, इसके भी सिलेक्शन इनपुट्स होते हैं, इनेबल इनपुट्स होते हैं। सो जहाँ पे हमें खाली एक डिकोडर लग रहा था, 3 टू 8 के केस में खाली एक डिकोडर के हेल्प से हम 8 डिवाइसेस को हैंडल कर पा रहे थे। यहाँ पे हमें 2 डिकोडर्स लग रहे हैं। ये 2 डिकोडर हैं, ये पहला एंड ये दूसरा, ठीक है? पहले के 2 सिलेक्शन इनपुट्स जो सेलेक्ट करेंगे कि कौन-सा मेमोरी डिवाइस एक्टिव है, और दूसरे के 2 सिलेक्शन इनपुट जो ये डिसाइड करेंगे कि कौन-सा मेमोरी डिवाइस एक्टिव है, ठीक है? और ये इसके इनेबल इनपुट्स व्हिच विल बी यूज्ड टू इनेबल अ पर्टिकुलर डिकोडर, ओके? तो इट इज़ ये पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना चीज़ हो क्या रही है, तो यू कैन राइट फॉर योर ओन। अपने आप से आप आंसर लिख सकते हो। यू डोंट इवन हैव टू क्रैम इट। ओके, सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर डायग्राम फॉर दैट एंड इट्स वेरी ईज़ी बट इट्स नेवर आस्क्ड। कभी पूछा भी नहीं गया और ट्रुथ टेबल भी पूछी नहीं जाती, तो रटने मत बैठना ट्रुथ टेबल और ये डायग्राम्स वगैरह। जो डायग्राम पूछा जाता है वो है ये वाला, पूछा गया था। वो इतना जर्नली नहीं पूछा जाता, बट ये डायग्राम जो 10-15 है, ये अच्छे से देख लेना। इट वाज़ वन्स आस्क्ड, एक बार जब पूछा गया था तो बच्चों को ये दिस इज़ सिंपल 2 टू 4 लाइन डिकोडर जो लगेगा। ऑब्वियसली दिस विल नेवर बी आस्क्ड, ठीक है? ये फर्स्ट डिकोडर एंड ये सेकंड डिकोडर, दिस इज़ फर्स्ट मेमोरी डिवाइस, दिस सेकंड मेमोरी डिवाइस, ओके? नेक्स्ट आता है आपके पीएलडी प्रोग्रामेबल डिकोडर्स। पीएलडी प्रोग्रामेबल डिकोडर्स होते हैं, होते क्या हैं? सबसे पहले ये कहानी की तरह सुनो और कहानी की तरह ही आपको लिखना है, क्योंकि इसकी वर्किंग नहीं हमें याद करनी होती। इसके डायग्राम्स तो बिल्कुल ही याद करने नहीं है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके? तो पीएलडी प्रोग्रामेबल डिकोडर्स क्या होते हैं? अभी तक आपने जो भी जितने भी डिकोडर्स पढ़े, दे वर स्टैटिक, मतलब दे हैड बीन प्रोग्राम्ड बिफोर फ्यूजिंग देम टू द माइक्रोप्रोसेसर। उनकी ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो चुकी थी, मतलब फॉर सर्टेन कंडीशन दे विल ऑलवेज बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे, ठीक है? मतलब उनको इस तरीके से पहले ही प्रोग्राम कर दिया गया है कि पर्टिकुलर कंडीशन में वो इस तरीके से ही बिहेव करेंगे। फिर चाहे हम चाहें कि ये कंडीशन में हमारा काम इस तरीके से हो, वो नहीं करेंगे, बिकॉज़ दे आर स्टैटिक। उनकी जो वो स्टैटिक सर्किट्स हैं, ठीक है? वो डिज़ाइन्ड ही हैं कि इस कंडीशन में ऐसे काम करेंगे, उस कंडीशन में ऐसे काम करेंगे, ठीक है? उन्हीं के कंट्रास्ट में हमारे पास आते हैं, उन्हीं के अल्टरनेट हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है, पीएलडी प्रोग्रामेबल डिकोडर्स।
अब प्रोग्रामेबल टर्म से ही आपको लग जाना चाहिए कि दीज आर अगेन डिवाइसेस which can be programmed as per our needs. ठीक है, so once you have connected them, sometimes later if you want to change their programming you can change it. Okay, if you want कि अब मुझे certain condition में certain behavior नहीं कोई और behavior चाहिए, so you can program it. Okay, so that is your PLD programmable decoders. Okay, पीएलडी प्रोग्रामेबल डिकोडर्स दो टाइप के होते हैं, सिंपल पीएलडी, कॉम्प्लेक्स पीएलडी। सिंपल पीएलडी जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं आपके डिकोडिंग के लिए, और कॉम्प्लेक्स पीएलडी जो होते हैं वो आपके पूरे इंटायर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल पीएलडीज ही हम पढ़ेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स पीएलडीज नहीं पढ़ना है, और सिंपल पीएलडीज में भी बस हमें कहानी पढ़नी है। ठीक है, तो पहली कहानी इसकी यही हो गई, सिंपल पीएलडीज कैन गो विद थ्री डिफरेंट नेम्स, पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक एंड गेटेड एरे लॉजिक। ये तीन नेम है इसके, बट इनका काम सबका सेम है। ठीक है, we have fused program and some PLD devices are erasable devices. ठीक है, कुछ जो PLD devices होते हैं they are also erasable but cost effective हो जाते हैं, मतलब cost effective नहीं रहते, they are expensive. अदर PLDs जो होते हैं वो हमारे पास होता है CPLDs, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, FPGAs और FPICs, इन सब का काम सेम ही होता है। बाकी ये वाले जो होते हैं ये तब यूज होते हैं जब हमें इंटायर सिस्टम डिजाइन करना होता है। अभी तो हम सिर्फ डिकोडिंग का काम कर रहे हैं, एड्रेस डिकोडिंग का काम। तो एड्रेस डिकोडिंग का काम हमारा SPLD यानी सिंपल PLD से हो जाता है। ठीक है, अगर हमें पूरा इंटायर सिस्टम डिजाइन करना है, पूरा इंटायर सिस्टम के लिए कोई PLD चाहिए, तो उस केस में हम ये वाले PLDs यूज करते हैं। ठीक है, so PLD can be used as decoder and PLD can be used for other purposes also because they are programmable. ठीक है, if the connection is not decoding address, simple SPLD is used. If the connection is on complete system, concentration is on complete system, CPLD, FPLG और FPIC is used. ठीक है, वही चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। These devices, इन devices को हम application specific integrated circuit भी बोलते हैं। ठीक है, किसी particular application से specific integrated, मतलब आपके simple PLDs की आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब PLD होता क्या है? It's a logical combined logical arrays. ठीक है, and these arrays can be programmed. ठीक है, they are constructed with and or gate logic. It has and or gate से composed होते हैं। 10 फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं और 2 फिक्स्ड आउटपुट्स होते हैं, और 6 पिन्स ऐसी होती हैं जो इनपुट्स और आउटपुट्स के फॉर्म में प्रोग्राम हो सकती हैं। ठीक है, दे कैन बी इनपुट्स एंड दे कैन बी आउटपुट. Program is accomplished by blowing fuses to connect inputs to the OR gate array. It is ideal as decoder because of its structure, also because outputs are active low. This is a typical PLD. ठीक है, तो डायग्राम बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस PLD की डेफिनेशन याद रखना. We have three different names for SPLD, और SPLD होता क्या है? It's a programmable, it's a combination of logic arrays which can be programmed. Okay, it has 10 inputs pin, 2 output pins and 3 pins, 6 pins that can be programmed as inputs or outputs. अब इसकी प्रोग्रामिंग के लिए क्या होता है? पैल का जो प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है इसको प्रोग्राम करने के लिए, होता है पैल असेंबलर प्रोग्राम. ठीक है, इसको जो लैंग्वेज होती है वो होती है VHDL. कुछ नहीं, आपको लैंग्वेज और लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं जानना, जस्ट एक रीड मारते जाना. ठीक है, और जितना याद आए ना एग्जाम में उतना इसके बारे में लिख देना कि इसका इसका सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामिंग के लिए, ये इसकी लैंग्वेज ये होती है. ठीक है, फिर ये सिंटेक्स भी बताएगा. सिंटेक्स विंटेक्स मत याद करना, बस एक बार पढ़ते जाओ. VHDL and syntax are currently the industry standard for programming PLD devices. Various editors attempt to ease the task of defining the pins. तो जो easiest है वो है नोटपैड. मतलब ऑथर्स जो जो रेकमेंडर्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि किस एडिटर पे इसकी कोडिंग होनी चाहिए, दैट इज नोटपैड. नेक्स्ट इज कमेंट्स इन VHDL begin with a pair of minus sign. ये सब आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है. The entity statement names the VHDL module, in this case decoder 10 under 17. एक एंटिटी करके वो स्टेटमेंट होगी जो ये बताती है कि कौन सा मॉड्यूल हम VHDL का इस समय यूज करें. तो इस केस में डिकोडर 1017 है, जस्ट रीड करना है, रटा नहीं मारना. The port statements define the in-out and in-out pins used in the equation for the logic expression which appears in the begin block. ये लैंग्वेज के बारे में बता रहे, बट वी डोंट हैव टू गो डीप इनटू द लैंग्वेज की हाउ लैंग्वेज इज रिटन, बिकॉज वी आर नेवर गोइंग टू प्रोग्राम
लॉजिकल आरएस, ठीक है। The architecture statement merely refers to the version V1 of this design. Equations for the design are placed in the begin block. The keyword not is used for logical inversion and the keyword and is used for the logical and operation. ठीक है, this is a RAM and ROM interface using programmable logic device. ठीक है, ये आपका PLD है and ये RAM and ROM है and these are fused. These are connected to the microprocessor using PLD. ठीक है। सो पीएलडी के बारे में बहुत ज़्यादा पीएलडी के पे छोटा सा नोट आता है, इसकी ना वर्किंग आती है, ना इसकी लैंग्वेज के बारे में कुछ पूछते हैं, जितना कुछ इन्होंने दिया हुआ है कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो पीएलडी के बारे में आपको एक छोटा सा नोट याद रखना है और ये आप सिर्फ पीपीटी को भी रेफर करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसके बारे में छोटा सा नोट रखना कि क्या होते हैं ये, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देना, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड और गेट्स, इनपुट्स कितनी पिन्स होती हैं, आउटपुट्स कितनी पिन्स होती हैं, ठीक है, एंड व्हाई इट इज बेटर देन अदर डिकोडर्स। So this was all about the decoders and this section is even vague. The next two sections are even vague. ठीक है, मैं इसे बताती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट तो इन वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं है, फिर भी एक एक बार रीड मारते जाएंगे और मैं बता समझाती जाऊंगी, अगर आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, कहानी की तरह, तो शायद आपको पता चल जाए। मेमोरी इंटरफ़ेस, अब हमारा एड्रेस वाला काम तो हो गया, ठीक है। एड्रेस को किस तरीके से हम मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेस पिन्स को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, वो हमने कर लिया। अब हमें इंटरफेसिंग करनी है, दैट इज़ अब हमें डेटा पिन्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जब अगर हम 8088 और 80188 की बात करें, तो इट्स वेरी ईज़ी टू कनेक्ट इट विद द ईपीरोम और एवरेज और द नॉर्मल मेमोरी ड्यूरिंग दोज़ डेज़। अब तो नहीं है, अब तो ईपीरोम इतनी कॉमनली यूज़ नहीं है, ठीक है। सो अगर हम ईपीरोम और 8088 और 80188 के कनेक्शन की बात करें, तो इट्स वेरी ईज़ी टू कनेक्ट देम। क्यों? बिकॉज़ ईपीरोम में भी 8 डेटा पिन्स होती है और आपकी 8088 और 80188 में भी 8 बिट डेटा बस होती है। ठीक है? तो यहाँ तो मिसमैच की बात ही नहीं होती, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब 8 डेटा पिन्स उसके पास है और 8 डेटा पिन्स आपकी मेमोरी के पास है, दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। ठीक है? सो इस सेक्शन में हम यही पढ़ेंगे। मतलब इस सेक्शन में हम जस्ट इसमें डायग्राम्स ही हैं सारे, इससे उससे रिलेटेड कुछ है नहीं कि कैसे मेमोरीज़ को जो 8 बिट की है और माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ कनेक्ट करते हैं जिनकी 8 बिट डेटा बस है। ठीक है? इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन द और उसके साथ हम एरर करेक्शन कोड भी पढ़ेंगे। 8088 and 188 microprocessor have an 8-bit data bus, which makes them ideal to connect to common 8-bit memory device available. Okay, 88 and 188 to function correctly with memory. However, the system must decode the address to select a memory component. और जो एड्रेस को डिकोड होना चाहिए वो पार्ट आप ऑलमोस्ट करके आ चुके हो। ठीक है, मतलब 88 और 188 को हम डाटा पिन से तो डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम, बट वो एड्रेस प्रॉपर्ली डिकोड होना चाहिए, तो वो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, it also use the RD, read, write, and IOM bar control signals provided by the 88 and 188 to control the memory system. ठीक है, देखो हमारा डेटा पिन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 बिट हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास है और 8 पिन हमारे मेमोरी के पास है, तो वो तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास 3 और पिन्स होती हैं, RD बार, WR बार विच इज़ राइट एंड रीड एंड IOM बार। ठीक है, तो ये जो बार पिन्स हैं ये भी हमारे मेमोरी डिवाइस को हैंडल करनी चाहिए, जिससे कि वो उसे पता चल सके कि एक्चुअल में ऑपरेशन होना क्या है, रीड होना है, राइट होना है। तो दीज़ कंट्रोल पिन्स आर नीड्स टू बी हैंडल एज़ वेल। ठीक है? तो देखो इसमें सिर्फ छोटी-छोटी चीज़ें बताई हुई हैं और ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? तो इंटरफेसिंग के नाम पे इन्होंने बस ये बताया हुआ है कि 8088 इज़ कनेक्टेड टू 327256 EPROMs, 32 into K8 devices, ठीक है? 74HCT138 decoder in this illustration decodes 32 into 8 blocks of memory for a total of 96 into 8 bits of physical address space for 88 and 1088. The decoder is selected for an address range that begins E800H and continues through location FFH. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिकोडर है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे काम कर रहा है, E800 से FFF00 तक। और ये हमारी इस तरीके से मेमोरी जो है वो इंटरफेस हुई है। ये आपका डिकोडर है, ये आपका एड्रेस डिकोडर है, ठीक है? और एड्रेस डेटा पिन्स के लिए तो यहाँ पे हमें कोई डिकोडर नहीं है, तो वो डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारी
मेमोरीज से। ठीक है, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट इंटरफेसिंग ऑफ 8088 माइक्रो प्रोसेसर विद 27256 EPROMs। ओके, 27256 है बिकॉज ये 32K/8 है और वो 2K/8 थी। ठीक है, तो यहाँ पे साइज का फर्क है इसलिए नाम चेंज है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपकी जो डेटा एड्रेस पिन्स हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल द मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, क्योंकि डेटा उसके लिए आपको कोई डिकोडर की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एड्रेस के लिए आपको फिर से डिकोडर की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट पार्ट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके, एंड द डिकोडर इज वर्किंग फॉर द एड्रेस रेंज E800 से FFF। ठीक है, और ये इट इज कवरिंग 96 के बाइट्स ऑफ द मेमोरी। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है FFF0। यहाँ इसको हम कोल्ड स्टार्ट लोकेशन बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा 8088 है, आफ्टर एवरी हार्डवेयर रिसेट के बाद वो यहाँ से काम करना शुरू करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जंप लोकेशन होती है जो कि हमें उस इंस्ट्रक्शन पे ले जाती है जहाँ से हमारा एड्रेस रेंज एक्चुअल में स्टार्ट होती है किसी भी पर्टिकुलर डिकोडर के लिए। ठीक है, सो दिस दिस इज नॉट अगेन बहुत ज़्यादा यूज, कोई नहीं पूछता व्हाट इज कोल्ड स्टार्ट लोकेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू अ कहानी की तरह बता रही हूँ। ठीक है, तो सपोज आपका एक पर्टिकुलर ईपी रोम है, 27256 ईपी रोम है, तीन ईपी रोम्स आपकी एक डिकोडर से कनेक्टेड है और आपकी एड्रेस पिन डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो आपकी एक FFF अगर E800 और FFF0 तक की रेंज है, तो आपकी एक कोल्ड स्टार्ट लोकेशन होती है। आपकी FFF0 एक कोल्ड स्टार्ट लोकेशन होती है। वो उसका कोल्ड स्टार्ट लोकेशन होता क्या है, जब भी आपका हार्डवेयर रीसेट होता है तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है इट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम हियर अगेन। तो इस वाले लोकेशन पे एक जंप इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए उसे, एंड जंप इंस्ट्रक्शन शुड टेक इट टू द beginning of the memory range, exact memory range of that particular decoder. Okay, so this is your interfacing. तो अगर आप देखो कि 3 मेमोरी हैं U1, U2 एंड U3, एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस है, 800 से EFF, F00 से F7, U3 से F8। टोटल हो गया E800 से FFF। ठीक है, 96 के बाइट्स। इतना ज़्यादा डीप में घुसना नहीं है, बस रीड मारना। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इंटरफेसिंग रैम टू 8088। रैम को ईजी होता है क्योंकि इसमें वेट स्टेट्स नहीं होते। ठीक है, इन इंटरफैक्टर्स को हम सॉफ्टवेयर पैकेजेस में ही मॉडिफाई कर देते हैं, तो अगेन उनका कनेक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। ये होती है हमारी रैम की इंटरफेसिंग। फिर से कोई नहीं पूछेगा, जस्ट एक बार पढ़ना, रीड मारना और भूल जाना। चैप्टर 10 में से बहुत इस वाले सेक्शंस में से कुछ नहीं आता है। ठीक है, दिस इज हाउ। ये आपकी रैम्स हैं। ठीक है, बैंक 0, बैंक 1, एंड ये आपके डिकोडर्स हैं, और ये आपकी ये सब डिकोडर्स है, और बाकी एड्रेस पिन तो आपके डायरेक्ट कनेक्टेड ही होंगे। ठीक है, the board uses two decoders to select 16 RAM components and a third to select other decoders for the appropriate memory section. Because यहाँ पे इतनी सारी रैम्स है, 16 रैम्स है, एक बार में एक 8 रैम इधर है, 8 रैम इधर है, तो डिकोडर्स को सेलेक्ट करने के लिए भी डिकोडर्स हैं। कुछ डिकोडर्स तो वो हैं जो मेमोरी को सेलेक्ट कर रहे हैं, और कुछ डिकोडर्स वो हैं जो डिकोडर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1632K रैम्स fill memory from 00H to 7FFH for 512K bytes memory. 16 rams है, these are 16, these are 8 and these are 8। ओके, तो अभी भी सिर्फ 5 and 2 के बाइट्स ऑफ मेमोरी को कवर किया है इन्होंने। मतलब ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर आपको अनदर 5 और 2 के बाइट के लिए चाहिए होगा, तब जाके आपकी 1 MB पूरी होगी। डिपेंड करता है आप रैम यूज कर रहे हो या रैम रोम दोनों यूज कर रहे हो। अब आता है आपका इंटरफेसिंग फ्लैश मेमोरी। कॉमन प्लेस इसका यूज क्या होता है, आपके MP3 प्लेयर्स या USB पेन ड्राइव्स के केस में यूज होता है। फ्लैश मेमोरी इज आल्सो फाउंड इन मेनी अदर एप्लीकेशन टू इंफॉर्मेशन दैट इज ओनली चेंज्ड ओकेशनली। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन फ्लैश मेमोरी और SRAM यही है कि जो फ्लैश मेमोरी होता है वो 12V प्रोग्रामिंग वोल्टेज उसको चाहिए होती है टू इरेज एंड राइट न्यू डेटा। जो नए वर्जन है उसमें जो आपका मेमोरी है इट कैन बी यूज्ड विद 5 और 3.2 voltage also। EEPROM is available as a memory device with a parallel or serial interface। EEPROM इसको फ्लैश मेमोरी भी बोल सकते हो। तो इट कैन बी कनेक्टेड टू द microprocessor with in parallel or in serial interface। हो गया, serial थोड़ा complex हो जाता है। Serial is too small for memory expansion, but as an IO it can store information।
फिगर 1022 shows है 28 F4 फ्लैश मेमोरी को किस तरीके से इंटरफेस किया हुआ है पैरेलली 8088 से, ठीक है। दिस इज योर flash memory and this is the decoder and this is how it is interfaced with your 8088, ठीक है। तो अगेन कोई नहीं पूछेगा डायग्राम, कोई नहीं पूछेगा डायग्राम, आपको लर्न नहीं करने हैं, इनके बारे में भी कुछ पढ़ना। कंट्रोल कनेक्शन ऑन these devices are identical to that of SRAM. New pins are for erase and programming, selecting power down mode when a logic 0 and selecting byte or word operation when power 1। यहाँ पे दिया नहीं होगा। Most modern flash memory function from 5 volt or 3.3 volt without need for higher programming voltage and has a long lifespan. 10 lakh erases with a storage time of 200 years. To 1023 shows a small serial flash device. The address pins are hardwired to allow more than one device to be placed on a serial bus. पुलअप देखो, अगर आप एक से ज्यादा डिवाइस को प्लेस करना चाहते हो तो यू नीड अ सीरियल बस, और उसके लिए आप पुल अप रजिस्टर यूज करते हैं। पुल अप रजिस्टर क्या होते हैं, वो अनयूज्ड पिंस को हमेशा हाई रखते हैं जिससे कि जो भी डिवाइस आपने कनेक्ट किया है वो एक्टिव हो सके, ठीक है। तो पुल अप रजिस्टर कनेक्ट अनयूज्ड इनपुट पिंस and or NAND gate key to the DC supply voltage to keep the given input high। और इससे क्या होता है कि अगर आपके कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं, तो दे विल बी वो एक्टिव, वो यूज हो सकते हैं, उनको एक्टिव किया जा सकता है, ठीक है। एक सीरियल ईपीरोम इंटरफेस है, ईपीरोम इंटरफेस है। द डेटा सिग्नल्स टू द ईपीरोम फॉर अ रीडर राइट। देखो जब भी आपका राइट और रीड एड्रेस होता है, तो अगर ईपीरोम से रीड या राइट एड्रेस आ रहा है, जैसे अगर रोम भी कनेक्टेड है, रैम भी कनेक्टेड है, तो हाउ विल यू नो कि जो रीड या राइट रिक्वेस्ट है इट इज फॉर रैम और रीड। तो उस केस में आपका जो कोड होता है वो इस तरीके से होता है S1010 ठीक है, और फिर रीड और राइट बाइट होती है आगे, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं लर्न करना है, बट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। So the serial data contains the address in the first byte as well as the device code of 1010 which represent the EEPROM. Other serial devices have different devices code. तो अगर एक से ज्यादा devices code हैं तो every device has its own code। तो किस device से code आ रहा है it given by the what is the code। For example, EEPROM has code 1010, so if it is S1010 that means it the data is coming to write और टू रीड फ्रॉम EEPROM, मतलब डेटा को रीड या राइट करना है EEPROM से। तो आता है आपका एरर करेक्शन। तो अब क्या होता है कि हर सर्किट में पहले अभी जो बहुत सभी जो आपके कंप्यूटर होम पर्पस के लिए होते हैं उनमें आपके एरर करेक्शन कोड नहीं होते, बिकॉज एरर करेक्शन सर्किट जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरर्स हैव ओनली रिसेंटली प्रोड्यूस एरर करेक्टिंग सर्किट। एरर करेक्टिंग सर्किट करते क्या है, अगर किसी डेटा में एरर है, अगर 1 बिट एरर है, सपोज 1 बिट एरर है तो वो करेक्ट कर देते हैं उससे, और अगर 2 बिट एरर है तो वो उसे डिटेक्ट कर देते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स में, क्या पढ़ते थे आप, एक कोई साइकिल होती थी उसको आप पर्टिकुलर कोई एक कोड होता था ना आपका, एरर करेक्टिंग सर्किट्स, कुछ भी याद नहीं है क्या आप लोग को कंप्यूटर नेटवर्क्स में? कंप्यूटर नेटवर्क्स में ही एक होता था कुछ, आई डोंट रिमेम्बर। ओके, सो होता क्या है, इस 74LS3636 is an error correcting circuit, is an 8-bit error correction and detection circuit that corrects any single bit memory read error and flags any 2-bit error called SECDET, ठीक है। तो अगर 8 बिट के कोड में, 1 बाइट के कोड में अगर 1 बिट का एरर है तो ये उसको करेक्ट कर देता है, और अगर 2 बिट का एरर है तो वो उसको डिटेक्ट कर देता है, और अगर 2 बिट से ज्यादा का है तो वो खुद ही बोल देता है कि मल्टी बिट कोड, मल्टी बिट एरर कोड, ठीक है। हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज किया जाता है, होम सिस्टम में यूज नहीं किया जाता बिकॉज इसकी जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग होती है वो हाई होती है, ठीक है। तो हर हर करेक्ट कैसे करता है, जो 74L6S636 होता है वो हर बाइट के साथ 5 पैरिटी बिट्स को अटैच करता है, एंड दैट पैरिटी बिट्स कीप ऑन ट्रैक ऑफ कि किसी पर्टिकुलर बिट का जो
कोई पर्टिकुलर बिट जो है वो गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो वो उसको करेक्ट कर देता है, अगर 1 है तो 0 है कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, ठीक है ऑब्वियसली। और अगर 2 बिट्स हैं तो वो उसको करेक्ट नहीं कर पाता, वो उसको डिटेक्ट कर देता है, ठीक है। इफ मोर देन 2 बिट्स आर इन एरर, दिस सर्किट में नॉट डिटेक्टेड। व्हेन द मेमोरी कंपोनेंट फेल्स, ऑल बिट्स आर हाई और ऑल लो, ठीक है। तो ये आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक से ज्यादा टेक्निक्स होती थी। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, हाँ, एक होती थी आपका सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, हाँ। और एक और होता था, एक हैनोई को होता था, हैनोई कोड, एच से कोई कोड होता था, हैमर कोड, पता नहीं क्या होता था वो, हैमिंग, हाँ हाँ हाँ, हैमिंग, हैमिंग कोड। तो वो दो टेक्निक्स तो मुझे याद है, दो से शायद दो से ज्यादा होती थी। बाकी सीआरसी जो होता था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। वो किस पैरिटी तरीके बिट से भी work, होती थी मैम। एक पैरिटी बिट भी होता था। तो ये वाला तो पैरिटी बिट पे है, 5 पैरिटी बिट्स आर स्टोर्ड विद 1 बाइट, ठीक है। एंड दैट पैरिटी बिट विल टेल यू अबाउट कि एक बिट एरर है तो उसे करेक्ट कर देता था, और 2 बिट है तो उसको डिटेक्ट कर देता है, 2 से ज़्यादा बिट है उसको नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर 74LS636 की बात करें तो 8 डेटा इनपुट पिन्स होती हैं, 5 चेक बिट्स इनपुट पिन होती हैं, 2 कंट्रोल इनपुट्स होते हैं और 2 एरर आउटपुट्स होते हैं। देखो, जब भी जो हमारा एरर करेक्शन साइकिल, जब भी हमारी कोई एरर करेक्ट हो रही होती है तो वो S0 और S1 में, इन दोनों पिन्स में 0 1 डाल देता है, ठीक है। S0 और S1 में 0 1 डाल देता है, जिससे वेट स्टेट में आ जाता है, ठीक है। वेट स्टेट में आने से वो उस टाइम पे आपके एरर को करेक्ट कर देता है। मतलब अगर बिट 1 की 0 थी तो उसको फिर से 1 कर देता है, और 0 की 1 थी तो उसको 1 कर देता है। तो दिस इज द यूज ऑफ 74LS S63, which is error correction circuit. Again nobody asked it, ठीक है। बस एक कहानी की तरह पढ़ते जाना और मेरा काम है आपको पढ़ाना। आई विश आई कुड skip this chapter but I don't want to, because आपके दिमाग में थोड़ा 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 रहना चाहिए। No one will ask this right। मॉडर्न डीडीआर में अगर बात करें तो दे आर वेरी एडवांस, ठीक है। और वो मॉडर्न डीडीआर एरर करेक्शन मेमोरी डज नॉट एक्चुअली हैव लॉजिक सर्किटरी ऑन बोर्ड, दे हैव इंटरनल, वो लोग सर्किट अलग से सर्किट नहीं लगाते, उनके पास इंटरनल तरीके इंटरनली उनका तरीका ऐसा होता है कि वो लोग इंटरनली ही एरर को करेक्ट कर लेते हैं। और वो उनकी 5 बिट्स भी नहीं, 5 से ज़्यादा बिट्स को वो यूज़ करते हैं टू फॉर एरर करेक्शन। जैसे कि अगर आप सैमसंग की बात करें, सैमसंग डिवाइस की बात करें तो इट्स यूज 3 बाइट्स टू चेक एवरी 256 बाइट्स ऑफ मेमोरी, तो इट इज़ फार मोर एफिशिएंट। और आपने ये तरीके पढ़े होंगे कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। तो ये था एरर करेक्शन। एरर करेक्शन पे बस इतना सा ध्यान रखना कि 74LS636 होता है, उसका काम क्या होता है, कितने बिट ऑफ एरर को करेक्ट करता है, कितने बिट ऑफ एरर को डिटेक्ट कर लेता है। और जब करेक्ट कर रहा होता है तो S0 और S1 में 0 और 1 डाल देता है, जिससे वेट स्टेट में चला जाता है, ठीक है। वेट स्टेट के टाइम पे वो जब वो जाता है तो वो एरर को करेक्ट कर देता है। और आपकी कितनी पैरिटी बिट्स आप स्टोर करते हो 1 बाइट ऑफ डेटा के साथ, और अब मॉडर्न मॉडर्न वगैरह तो फिर भी छोड़ दो। तो ये कहानी की तरह याद रखना और लिख देना अगर पूछे तो, वैसे पूछेगा नहीं, because microprocessor में there are far better questions than to be asked कि error correction circuit कैसे काम करता है। अब आता है हमारा 8086 और 80186 मेमोरी इंटरफेस। तो 88 और 188 को अलग से क्यों पढ़ाया गया और इसको अलग से क्यों पढ़ाया गया, उसका रीजन यही है कि अगर आपको याद हो तो 86, 186 और 286 इस क्लास वाले जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, दे हैव द डेटा बस ऑफ 16 बिट्स। मतलब उनकी जो डेटा बस है 16 बिट्स की होती है। दैट मीन्स दे हैव डेटा पिन्स ऑफ 16 बिट्स, एंड इफ दे आर टू बी कनेक्टेड विद अ मेमोरी डिवाइस ऑफ 8 बिट्स डेटा पिन, then something is to be done. Okay, so यहाँ पे the only difference between 8088 and 188 is the data bus is 16-bit instead of 8 bits. The IOM pin of the 88088 is replaced with MIO pin. A new control signal bus high enable has been introduced. So now these three things are to be taken care of when we are interfacing a memory with 8086 or 186. ठीक है? So contains a 24-bit address instead of 20-bit address in the 8086. तो एड्रेस का तो हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ मेमोरी का देखना है। अब क्या होता है कि जो हमारी 86 होती है उसकी बस, जो डेटा बस होती है, इट इज डबल द साइज ऑफ द डेटा पिन्स। मतलब अगर 8 पिन्स वो है मेमोरी के पास है, तो यहाँ पे 16 पिन्स आर नीड टू बी हैंडल। तो उसमें क्या होता है, वी नीड टू हैव अब
हमें क्या है कि हमारा जो पर्टिकुलर कोई रीड या राइट है, कोई राइट है, सपोज़ आप खाली राइट की बात करो, तो मेमोरी पे राइट जो है वो 8 बिट सेक्शन में भी हो सकता है एंड इट कैन बी ऑन 16 बिट सेक्शन में, ठीक है? तो अब क्या है कि अगर हमारी एड्रेस के साथ तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं थी। एड्रेस में तो हमें ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर लोकेशन ही बतानी होगी एंड उस पर्टिकुलर लोकेशन के हमें नंबर ऑफ बिट्स हमेशा ध्यान में रहेंगी। लेकिन जब हम डेटा रीड या राइट जब हम डेटा राइट कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली, तब हमें ये पता होना था कि हम 8 बिट डेटा राइट कर रहे हैं या 16 बिट डेटा राइट कर रहे हैं। तो वी मस्ट बी हमें पूरी फ्रीडम होना चाहिए कि वी कैन राइट 8 बिट डेटा conveniently as well as we can write 16 bit of data conveniently. ठीक है, तो processor must be able to write data to any 16 bit location और any 8 bit location. This means कि जो हमारी 16 bit data बस है, इसको हमें दो बैंक्स में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है? सो इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोसेसर है कैन कन्वीनियंटली राइट टू आइदर हाफ, लोअर हाफ और द अपर हाफ और बोथ द हाफ्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमें खाली मिसमैचिंग को करेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमें मिसमैचिंग को करेक्ट कर दिया तो हम 16 बिट को हैंडल कर पाएँगे एक बार में, लेकिन हमें खाली 16 बिट को हैंडल नहीं करना, हमें 8 बिट को भी हैंडल करना है। मतलब वी हैव टू हैव दिस फ्रीडम टू आवर प्रोसेसर, वी हैव टू गिव दिस फ्रीडम टू आवर प्रोसेसर दैट इट कैन राइट 8 बिट मेमोरी लोकेशन, 8 बिट लोकेशन पे भी अच्छे से राइट कर पाए और 16 बिट पे भी कर पाए, ठीक है? ये ना हो कि सिर्फ़ 16 पे ही कर पाए, सिर्फ़ 8 पे ही कर पाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी 16 बिट डेटा बस को 2 बैंक्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हायर बैंक और एक होता है लोअर बैंक, ठीक है? तो इस केस में हमारा जो प्रोसेसर है वो दोनों बैंक्स पे भी लिख सकता है, दोनों बैंक पे राइट परफ़ॉर्म कर सकता है और किसी एक बैंक पे भी राइट परफ़ॉर्म कर सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी मेमोरी डिवाइडेड होती है। एक होता है ऑड बैंक और एक होता है इवन बैंक। ऑड बैंक जो होता है उसमें सारे ऑड मेमोरी लोकेशंस होते हैं और इवन बैंक में सारे इवन मेमोरी लोकेशंस होते हैं। इट्स अ लो बैंक एंड इट्स अ हाई बैंक, ठीक है? तो वन बैंक होल्ड्स ऑल इवन नंबर्ड मेमोरी लोकेशन एंड हाई बैंक होल्ड्स ऑल द ऑड नंबर्ड मेमोरी लोकेशन। तो अब हमारा बैंक सिलेक्शन जो है, अब हमें क्या करना है, जब भी हम कोई पर्टिकुलर राइट कर रहे हैं, तो वी हैव टू सेलेक्ट बैंक आइदर वन ऑफ द बैंक और बोथ द बैंक्स। हमें दोनों बैंक्स में से या तो एक करना है या दोनों बैंक को सेलेक्ट करना है। तो वो अब हम उस सिलेक्शन के लिए, बिकॉज़ ये एक अलग से हमारे पास टास्क जुड़ गया, तो वो हमें सिलेक्शन के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम एक सेपरेट राइट सिग्नल इंट्रोड्यूस करें या फिर हम एक डिकोडर लगा दें। अब डिकोडर इज़ नॉट रिकमेंडेबल। डिकोडर रिकमेंड इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज़ वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव होता है और कम लाइट एनर्जी यूज़ करता है। ठीक है? तो अगर डिकोडर किसी केस में यूज़ हो रहा है तो इट्स बिकॉज़ particular case has to be more efficient. Because decoder is more efficient as compared to a separate write signal. But जो हमारा convenient होता है, जो less expensive होता है, वो होता है हमारा separate write signal. ठीक है? So bank selection can be accomplished in two ways, either a separate write signal or a separate decoder. This one is not referred because but it is more efficient. Okay? The first technique is by far the least costly approach to memory interface. The second technique is only used in systems that must achieve the most efficient use of the power supply. Okay. So separate bank decoders के केस क्या होता है? Separate bank decoder is often the least effective way to decode memory address. The method is sometimes used but it is difficult to understand why in most cases. इसका एक रीज़न यही हो सकता है because it is एनर्जी कंजर्व करने में काम करती है। ठीक है? ये आपको बैंक डिकोडर्स की एग्जांपल दिया हुआ है। ये आपका हाई बैंक है, ये आपका लो बैंक है, ठीक है? ये आपके बैंक डिकोडर्स हैं, ठीक है? तो अगेन दिस विल नॉट बी आस्क्ड बट बैंक डिकोडर्स आर द लीस्ट way of selecting the banks. Figure 2 1020 shows 274LS13 used to select 64K RAM for the component of 80386 microprocessor 24 बिट एड्रेस के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे 74LS138 है, U1, U2 and U3, ठीक है? So this is how bank decoders can be used to select वन बैंक एट अ टाइम, हाई बैंक और लो बैंक और बोथ द बैंक्स। इनकी वर्किंग हमें फिर से नहीं करनी है, बस पता होना चाहिए कि देयर आर टू वेज टू सेलेक्ट द बैंक्स। इट कैन बी डिकोडर और इट कैन बी सेलेक्ट राइट सेपरेट राइट सिग्नल। ओके, नेक्स्ट अदर सेपरेट राइट स्ट्रोक या सेपरेट राइट सिग्नल, ठीक है? इट्स एन इफेक्टिव वे फॉर द बैंक सिलेक्शन, ठीक है? सेपरेट रीड स्ट्रोक की जरूरत नहीं होती बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर बी रीडिंग फ्रॉम अ लोकेशन इट डिपेंड्स ऑन द कि आप कौन सा साइज, कितने साइज का आपको डेटा चाहिए। तो अगर वो 16 साइज से थे तो वो अपने आप ही 8 बिट लोकेशन के ऊपर से
16 बिट ऑफ डेटा निकालेगा। तो रीड के लिए हमें कोई जरूरत नहीं होती, बट राइट के केस में वी शुड नो कि at this even at this particular location we want only 8 bit of data to be written. ठीक है, so this is your separate write signal. ये होता है बैंक हाई इनेबल, ये होता है आपके हाई बैंक के लिए, ये होता है आपके लो बैंक के लिए। ठीक है, तो इन सिग्नल्स पे डिपेंड करेगा कि आपका हाई बैंक सेलेक्ट हो रहा है या लो बैंक सेलेक्ट हो रहा है या दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। ओके, a memory system that uses separate write strobe is constructed differently from the A08 or the system using separate memory banks. Memory in a system using separate write strobe is decoded as 16-bit byte. ओके, सो ठीक है, सो जिस भी मेमोरी में हम सेपरेट राइट सिग्नल्स यूज करते हैं उसको हम एज 16 बिट वाइड डिकोड करते हैं। ठीक है, दैट मेमोरी विल बी यूज्ड एज की द एवरी लोकेशन शुड बी 16 बाइट एंड फ्रॉम दैट 16 बाइट लोकेशन यू कैन राइट टू आइदर बाइट, अपर बाइट, लोअर बाइट और बोथ द बाइट। ओके, so that is the case. You just need to remember this that this is a separate write signal. अगर आपको two ways भी पूछा जाता है कि what are the two ways to select the banks when you are interfacing a memory of 16 bit data bus to a memory of 8 bit data bus, then you have to divide the 16 bit data bus into two banks, and that two banks can be selected or both the banks can be selected by two ways, either by separate write signal, which can be this, or decoders, which was that. So decoder is least convenient and separate write signal is more convenient, and that what is that separate write signal is this. Okay, so that is all. That was all from this chapter and we are done. ठीक है, बस नहीं कराना। अब इस चैप्टर का सुनो, आपको आपको क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, सेक्शन 10.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.2 में से डिकोडर्स पढ़ना अच्छे से क्या, बस उनको रट लेना कि क्या होते हैं वो। ट्रुथ टेबल, उनके डायग्राम्स कोई नहीं पूछता, एक डायग्राम जो पूछता है मैंने आपको बता दिया 10-15 वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें से कुछ नहीं पूछता। सेक्शन 10.3 और 10.4 में से आज तक कुछ नहीं पूछा। ठीक है, और हाई बैंक और लो बैंक के बारे में फिर भी पढ़ लेना, ये हाई बैंक और लो बैंक का पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं। बाकी मैं देख लूंगी कि इनमें से कुछ है। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पढ़ना अच्छे से, और सेक्शन 4 के ये बैंक वाली अच्छे से पढ़ लेना। 3 तो बिल्कुल ही, 3 तो कुछ नहीं है उसमें से पूछने लायक। 4 में से फिर बस ये कि 16 बिट बस जो है उसको 2 बैंक्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर 2 बैंक्स का सिलेक्शन करना होता है। वो किस तरीके से होता है? 2 तरीके से हो सकता है। एक तरीका ये होता है जो कि एनर्जी कंजर्विंग होता है, इसलिए उसको यूज़ किया जा सकता है, बट बहुत कम यूज़ होता है। दूसरा तरीका होता है सेपरेट राइट सिग्नल का। तो सेपरेट राइट सिग्नल के केस में हम ये वाला राइट सिग्नल इंट्रोड्यूस करते हैं और जो मेमोरी है उसको 16 बिट वाइड की तरह से डिकोड करते हैं। ओके, दिस इज ऑल यू हैव टू गिव। कहानी बना के लिखना, बाकी जो इतनी टेक्निकलिटी है वो कोई नहीं पूछता। ईसीसी भी यार आज तक तो पूछा नहीं। चलो ठीक है, फिर किसी को कोई डाउट नहीं है तो डाउट नहीं है, समझ नहीं आया, आई डोंट नो व्हाट इज द केस, बट आई होप आप पढ़ लोगे अच्छे से। मेरी ये अगर सुनी भी है तो इट विल हेल्प यू, देन यू विल बी स्टडीइंग दिस चैप्टर। आज डेट क्या है? 21 ना? 22 है कि 21 है? 21 मैम। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ कि मैं टेस्ट तो नहीं लेना चाहती अब, अभी मैंने टेस्ट चेक भी नहीं किए वो वाले, तो मुझे 2 टेस्ट के मार्क्स लगाने होंगे आपके। तो आई थिंक जिसके अच्छे होंगे उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसके बेकार होंगे एक तो वो अपना बताएं वो क्या करना चाहेंगे, और दूसरी चीज बिकॉज मैं आप पे तो छोड़ नहीं सकती कि आप खुद बैठ के चैप्टर्स तो नहीं पढ़ने वाले हो। तो आई विल, सो शैल वी स्टार्ट डूइंग दिस असाइनमेंट थिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 चैप्टर बचते हैं और एक चैप्टर तो बहुत ही छोटा है, एक चैप्टर थोड़ा बहुत बड़ा है, बट मैं उसको
वो भी अगेन ऐसे ही है, चैप्टर 10 जैसे ही है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है मुश्किल से 1 या 2। ठीक है, तो चैप्टर 11 तो ऐसा ही है, चैप्टर 18 छोटा-सा है, उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो आप चाहते हो कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और फिर हम डिस्कस करें किसी क्लास में कि कहाँ-कहाँ आपको एरर आई। तो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे और जिन बच्चों के 5 से कम मार्क्स थे 20 में से भी, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उनके 2-2 मार्क्स ही चढ़ेंगे। तो वो बच्चे बता दें कि क्या करना है उनका। ठीक है, उनको असाइनमेंट देना है या उनको दोबारा से टेस्ट देना है, तो आई विल बी ओपन फॉर दैट। और वो बच्चे जो एब्सेंट थे फर्स्ट टेस्ट में, बिकॉज़ आई नीड 2 टेस्ट एंड आई हैव टेकन 2 टेस्ट, तो आई थिंक सो जिनके अच्छे मार्क्स हैं दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड जिनको लगता है कि जो और अच्छा कर सकते हैं तो लेट मी नो कि कैसे। जैसे कुछ बच्चों के जैसे विभू एंड प्रख्यात के मुझे मेरे हिसाब से मुझे कम लग रहे हैं मार्क्स, अगर उनके 7 या यस 6 मैम, चढ़ेंगे। मैम 7 देने या हैं। हाँ, तो मैं नहीं चढ़ाना चाहती तुम लोग के 7 या 6, तो क्या करें विभू? असाइनमेंट लें या टेस्ट लें दोबारा? असाइनमेंट ठीक रहेगा मैम। असाइनमेंट ठीक रहेगा ना? मुझे भी लगता है यस मैम। कि असाइनमेंट विल बी बेटर। जिनके 9 है, 10 है, उनको तो कोई 10 तो किसी के नहीं है, बट 9 वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जिनके 7 या 8 हैं या 6 हैं और जो 9 वाले बच्चे हैं, जो 9 ला सकते हैं, तो उनको असाइनमेंट देते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट के बेस पे वाइवा होगा। तो आई थिंक आई विल गिव असाइनमेंट। मैं असाइनमेंट ठीक है, मैं 1-2 दिन में असाइन कर देती हूँ सोच के कि क्या असाइनमेंट देना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट 2 टेस्ट आपके हो गए, और टेस्ट देना चाहते हो जस्ट फॉर प्रैक्टिस? जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जैसे हमारा 2-3 हो गया, 4-6 हो गया, 12-13 का एक टेस्ट हम रख सकते हैं, फिर हम 10 का एक टेस्ट रख सकते हैं। बाकी ये ना चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से एक-एक क्वेश्चन नहीं आता है और वो भी चॉइस में आता है। ठीक है, और इनका एक-एक क्वेश्चन भी इतना रटा हुआ है कि 10 पेपर उठा के देख लोगे ना, 10 में से 6 पेपर में वही क्वेश्चन आ रहा होगा। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 की अगर मैं बात करूँ तो। 9 में से तो फिर भी रीड राइट टेबल और 9.1 सेक्शन आ जाता है। बट ये चैप्टर 10 और 11 में तो एक घिसे-पिटे एक ही क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो इनके जो टेस्ट लेना मेरे ख्याल से बेकार है क्योंकि मैं बना ही नहीं पाऊँगी इतने, तो इनके लिए तो असाइनमेंट ही ठीक रहेगा। बाकी चैप्टर 18 में से भी 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। छोटा ही है वो तो, बहुत ही छोटा है चैप्टर से। उसमें तो कुछ है भी नहीं करने लायक। देख लो, बाकी 12-13 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसमें आपको अगर वो डीएमए कंट्रोलर नहीं समझ आया तो वो एक बार समझ सकते हो दोबारा से। और चैप्टर 12 में भी जो था वो क्या था आपका, इंटरप्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लो। बाकी जिसको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं उसको तो असाइनमेंट देना ही पड़ेगा। तो वी आर ऑलमोस्ट डन। कल की क्लास तो मैं नहीं ले रही हूँ, कल हम कोई क्लास नहीं लेंगे, मॉर्निंग वाली छोड़ लो मैं। तो आज वाली अटेंडेंस मैं कल कॉपी करूँगी। तो किसी को बोलना हो आज तो मुझे मैसेज कर दे पर्सनली कि आज क्यों नहीं क्लास ले पाया था। बाकी अब भी ना हो। अच्छा ठीक है, अभी मैं इसकी लगा देती हूँ 2110। कौन सा लेने गया है? लैपटॉप तो अभिनव सिंह है ना उसका नाम? ठीक है, और कोई किसी को कोई दिक्कत? नहीं। पढ़ना शुरू कर दो माइक्रो प्रोसेसर। 4 चैप्टर तो आई थिंक आप लोगों ने थोड़े-थोड़े पढ़ लिए हैं, थोड़े-थोड़े। बाकी बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ना शुरू कर दो। बाकी के चैप्टर्स तो 12-13 को बहुत दिल से पढ़ना, बाकी 10-11 तो जितना मैं बोलूँ उतना ही पढ़ना, उससे अलग पढ़ना ही मत। 10-11 एंड 18, 18 में प्रोग्राम तो पीपीटी, 10 को भी सिर्फ पीपीटी से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। 11 को 12 को 18 को भी सिर्फ पीपीटी से पढ़ना। 10, 18, 11 तो थोड़ा बेकार, 11 सबसे बेकार चैप्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो मैम ठीक है, मैम पेपर पेपर में कोडिंग कितना पार्ट आता है वैसे? कोडिंग नहीं एमसीक्यू आती, नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं नहीं आती, नहीं। है यानी पढ़ना। हाँ, पर पेपर बहुत अच्छा आता है, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं। अगर आपने ये शुरू के चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हुए ना 2, 3, 4, 6, 12, 13, तो आप पेपर पूरा अच्छे से कर पाते हो।
मुझे बहुत अच्छा पेपर लगता था माइक्रो प्रोसेसर का अपने टाइम से ही। मेरे तब भी बहुत मार्क्स अच्छे आए थे। और अभी भी मेरे को ये पेपर अच्छा लगता है। बाकी पेपर अच्छा है नहीं। अगर बीएससी ऑनर्स के सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट की लिस्ट देखोगे तो माइक्रो प्रोसेसर आता है एक पेपर, एक टीओसी आता है। 5th सेमेस्टर के तो सारे पेपर बहुत टफ होते हैं। मैम एक चीज और पूछनी थी, जो आप जैसे ये एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, इसमें आप क्या कहते हैं, स्कैन कॉपीज देख रहे हो डॉक्यूमेंट्स के बच्चों के? बस हाँ, बस वही। और मैम तो मैम अगर कोई पीजी का करेगा तो उसका टीसी भी देखा जाएगा क्या, एक हैंड टू हैंड? टीसी, पीजी मतलब? ट्रांसफर सर्टिफिकेट, क्योंकि एक है मेरा वो यहाँ पे मेरठ में, तो पूछ रहा था वो टीसी भी देखी जाएगी क्या हैंड टू हैंड? उसने जब पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो उससे पूछा गया था? हाँ मैम। तो फिर उसने अपलोड कर दिया होगा, फिर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर अपलोड नहीं किया है तो कॉलेज उससे अलग से मांग लेगा, अगर कॉलेज को टीसी देखना होगा तो। ठीक है मैम। हम्म। जब भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लगता है कि कॉलेज को चाहिए लेकिन बच्चा अपलोड नहीं कर पाया या नहीं हुआ, तो कॉलेज अलग से मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपलोड नहीं कर पाया तो रिजेक्ट हो जाएगा उस चक्कर में। अच्छा, मतलब टाइम दे रहा है वैसे? हाँ अगर नहीं कर पाया मतलब उस डे पे, तो हाँ टाइम दे मिल रहा है थोड़ा सा? हाँ हाँ हाँ, कॉलेज कॉलेज खुद मेल करता है, स्पेशली मेल करता है कि इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर थिंग देन मेल इट टू अस। अगर वो तब भी मेल नहीं कर पाता है तब कॉलेज, फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती, रिजेक्ट कर देते हैं कॉलेज। ओके मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास फिर। ओके मैम। ओके, क्या कर रहे थे तुम लोग? निशा मैम को निकाल रहे थे उस दिन? मैम उस दिन तो इतना परेशान हो गए सब। हेलो हेलो परेशान हो गए। निशा मैम को परेशान कर दिया तुम सबको। मैम मैं स्टार्टिंग में क्लास नहीं आ पाया था, कुछ इशू आ गया था। क्या हो गया सबका? क्या तो अब मैं तुम्हें जो जो नहीं बताऊं मिलेगा अटेंडेंस का क्या? नहीं नहीं, मिलेगा। क्या मार्क्स नहीं कट। मिली क्या इसको अटेंडेंस? अरे अटेंडेंस तो मैं पता दे दूंगी। नहीं। अटेंडेंस तो इज लीस्ट इम्पोर्टेंस। बाकी तुमको समझ आया कुछ जो हमने पढ़ा आज? वो तो आया ही नहीं मैम होगा। था ही ना, मैं मुझे पता नहीं, नेट नहीं यार आ ये रहा पढ़ा था। था अब हमने, देखो। बिल्कुल क्या पढ़ा था मैम, बता दो, या फिर मैं अश्विन ने वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसी से ले लूंगा, हाँ, या वैसे फिर चैप्टर 10 में से इतना ज्यादा नहीं आता है, तो जो जो आता है मैं तुमको बता दूंगी, फिर पढ़ना, वरना मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी ओके। क्या पढ़ा है। अगर डाउट्स आएंगे तो मैम पूछ लेंगे। हाँ, डाउट्स आएंगे तो पूछ लेना। अटेंडेंस देनी है ना, 1 सेकंड रुक लो, मैं तुम्हारा नाम। तो अब तो नहीं करते तुम मैम को ऐसे परेशान? नहीं अब मैम, वो तो मैं मैम तो कल था पता ही लग नहीं गया। परेशान करने वाले में से। वो उस दिन क्या भूत चढ़ गया था क्या सबको? मैम आपने ना किसी को शायद अटेंडी बना के गई थी आप। हाँ, मैंने तो अभिनव को बना के गई थी। हाँ, तो फिर वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई अभिनव ने है। सबको बना दिया। अभिनव ने सबको बना दिया। वो प्रख्यात का आगे क्या है? शर्मा ना? हाँ यस मैम। ठीक है, देखा दिया। वो वही मुझको बोल रहे थे, मैम आप जैसे ही गए ना सारे अटेंडी बन गए। अच्छा, ये कैसे हुआ? कुछ इशू हो गया होगा। मैम बस ना प्रॉब्लम ये है कि मैम हर 10 सेकंड में पूछती हैं कि आवाज आ रही है। मतलब पढ़ाते पढ़ाते ऑब्वियसली आवाज आ ही रही होती है, पर इतना अच्छा मैम पूछती है ना, इतना इरिटेटिंग होता है वो। अच्छा, अरे फिर कोई होता है बोलता ही नहीं है। ना। फिर मैम को लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, फिर मैम बाहर जाती हैं। यही चलता है मैम आधे टाइम तो। बाप रे, तुम भैया आईटी पकड़ के चलना अपना अच्छे से। That's not an easy subject also. अच्छा, easy नहीं है। लैंग्वेजेस है 4 पेपर इजी होता है लेकिन। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय। बाय बाय।